सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट फिलहाल 28 को रखा था, अब शायद वो एक हफ्ता डिले हो जाएगा या मे बी कितना टाइम डिले होगा वो आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। अभी पता नहीं है, बस अभी जो प्लानर पे लिखा है टेस्ट प्लानर पे 28 को, तो अभी वही है। अगर कुछ भी उसमें चेंज आएंगे वो आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। वो टेस्ट जो है वो पहले चैप्टर को है। हेलो सर। हाँ सर बताओ। 28 को ओनली केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का होगा। नहीं, दोनों का होगा, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर और फिजिक्स का भी एक चैप्टर। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप ये चेक कर लेना, कोर्स प्लानर चेक कर लेना, आपको वहां पे लिखा होगा, ठीक है। सर क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस वो चैप्टर जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होंगे, 10 या 20 क्वेश्चन होंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी कब मिलेगी? मॉड्यूल्स क्या बोल रहे हो? हेलो सर वो पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल की हार्ड कॉपी कब मिलेगी? वो मॉड्यूल की हार्ड कॉपी उसका मुझे नहीं पता, बट हाँ हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड की जाएगी सिर्फ उनको जिनकी अटेंडेंस जो है ना वो 80% के अब होगी। सर कब? वो जब आपको 80% 11th नजदीक कंप्लीट के नजदीक आएगा, आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी, उस टाइम मिलेगा। क्योंकि हम जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, 11th के बाद आपको ये मॉड्यूल सारा चाहिए, तो फिर आप इससे क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है। ओके सर। अभी आपको डीपीपी दिया जाएगा और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्लास में वो आपको करने हैं। अभी तो ये बस बेसिक चैप्टर से आपको तो पता ही है ना। यस यस सर। एक दो मिनट वेट करेंगे जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। यस सर। अभी बस 30 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। यहाँ से जो भी यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं ना वो सारे दिल्ली से है या उत्तराखंड से भी कोई? नो सर, दिल्ली से। दिल्ली से सर। सर एक क्वेश्चन डाउट था, बता दो। हाँ बताओ। 1 सेकंड। ऑनलाइन या ऑफलाइन? पहला तो ऑनलाइन होगा। जो मेजर टेस्ट है ना जिसमें 2-4 चैप्टर्स होंगे या 5-6 चैप्टर्स होंगे एट अ टाइम, ठीक है, वो आपको ऑफलाइन होगा, ठीक है। सर ये वाला बता। और बेटा ये व्हाट्सएप पे मुझे फोटो सेंड करके भेज देना, ठीक है। ओके सर। ऐसे तो नहीं दिखता है ना, इसलिए। स्टार्ट करें? यस यस सर। सर कल जो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनमें से सर एक क्वेश्चन करा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? वो आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आज क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन फिर भी आप बताओ, कौन सा क्वेश्चन कराना है? सर डिफरेंशिएट करना था ना उसमें। हाँ हाँ सर एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। जरा एक सेकंड, कल की पीपीटी देखेंगे इसने क्या कौन सा क्वेश्चन बोला। सबको आया ना? बाकी ने किया हो? कौन सा क्वेश्चन दिखाना है? सर ये फर्स्ट वाला ही। ये वाला? यस सर। इसको y इज इक्वल टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ, dy बाई डी थीटा।
ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। अगर हम पहले 2 साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे ना डिफरेंशिएट, अब देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर है ना रेज पावर 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, वहां पे रहेगा साइन ऑफ थीटा। यस सर। ठीक है, यस सर। और फिर साइन थीटा को खुद डिफरेंशिएट होगा, वो बन जाएगा कॉस थीटा, है कि नहीं? यस सर। प्लस हो जाएगा टेन थीटा को क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। सर ये सेक स्क्वायर थीटा 10 का कैसे बनता है? ये तो मैंने लिखा है था ना, ये तो पहले फॉर्मूला बताया सीधे, याद रखनी है। मैंने बोला था यहाँ पे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है। सर अगर इसकी प्लेस पे कोई और आ जाए कॉस सेक सेक, तो सर उसका कैसे निकालेंगे? उसका कैसे निकालेंगे? यस देखो सर। अगर तो ये अगर ऐसे आया, ये क्या बन जाएगा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब मैंने बोला, आप बोल रहे हो अगर आप ये आएगा कोसेक आएगा, है ना, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा। सर एक वो बता दो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का 4 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया? देखो 2 तो सेम ही रहेगा ना, का तो cos थीटा होता है ना ओनली। क्या बोल रहे हो? सर sin थीटा का डिफरेंशिएशन तो cos थीटा होता है ना। हाँ, सर फिर यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा कैसे आ जाएगा? पहले 2 ही है ना, ये 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर क्या रह गया वहां पे, ये कहाँ पे करेंगे? सर यहाँ पे आपने चेन रूल यूज किया है। हाँ हाँ, सर एक बार दोबारा आप चेन रूल बता देंगे? मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था चैन रूल में बोला था, अगर मुझे कोई फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, यानी फंक्शन खुद एक दूसरे फंक्शन की बनी हुई है, ठीक है। मेरे पास y एक है, ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन जो है ना ये खुद एक फंक्शन की है, मतलब y इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2y x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मत x है, यहाँ x माइनस 1 है ना। हेलो, यस सर। यस सर। तो इसको क्या करते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएट निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। पहले मैं इस पूरे फंक्शन को किसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, x के साथ नहीं, x माइनस 1 के साथ। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x माइनस 1 के साथ, फिर उसी जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। बात आई समझिए? यस सर। फिलहाल हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको जो डाउट है ना, जब जैसे हम ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, उसके बाद जो भी डाउट होगा हम एक डाउट सेक्शन ये क्लास रखेंगे, ठीक है। मंडे को ऑफ रहेगा, मैं उस दिन आपको सर एक क्लास रखूंगा, मैं सर को बोल दूंगा, उस दिन हम सारे क्वेश्चन है ना ये सॉल्व करेंगे, ये सारे डाउट्स, ठीक है। ओके सर। चलो आज हम ये अपना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो आज जो हमें पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। यह हमें तीसरा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक।
तो इसमें क्या, पहले तो हमें कल का टॉपिक जो है उसमें से थोड़ा रह गया था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। आइए पहले हम वही कवर करेंगे, उसमें 5 या 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेशन क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, और कुछ रूल्स पढ़ेंगे, एडिशन रूल है, ठीक है। इस तरह अगर कॉन्स्ट मल्टीप्लाई विद फंक्शन होगी उसका क्या इंटीग्रेशन होगा और कैसे इंटीग्रेशन होगा। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसके सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको याद रखने हैं, उसके बेस पे आप क्वेश्चन करोगे, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आज बहुत इजी है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ओके। अब देखते हैं, हम पहले हम कल का ही थोड़ा सा जो कल रह गया था वो कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है, y डिपेंड कर रहा है x, ठीक है। Yes, sir. अब क्या हम एज्यूम करेंगे इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ये है, ये ग्राफ है जो यहाँ पे बना हुआ है ग्राफ, ये ग्राफ जो है ये इस फंक्शन का ग्राफ है जो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखोगे इस फंक्शन को, इस फंक्शन में ऐसे पहले ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम y या x यहाँ से चेंज कर रहा है, पहले जो y ये इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर वहां से डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे पहुंच रहा है मिनिमम पॉइंट पे, फिर यहाँ से फिर से इंक्रीज हो रहा है ना। Yes, sir. ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, Maximum. या बोलेंगे हम मैक्सिमम, या बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। हाँ, या फंक्शन का, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम मिनिमा, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके सर। ओके। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम कब आएगा और कितना आएगा और किस पॉइंट पे आएगा, ये हम डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन यही है, हम अगर हमारे पास एक फंक्शन है, मैं ऐसे दूंगा आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ? Yes, sir. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। Differentiation. पहले हम बोलेंगे मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, मैं पहले क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप होता है मेरा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं dy बाई dx का वैल्यू निकालूंगा, ये हम डिनोट करते हैं एफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ डेरिवेटिव, क्या हुआ, डेरिवेटिव। फिर हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम इस dy बाई dx, यानी जो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, वहां पे हमें कोई दूसरी फंक्शन बनी ना, डेरिवेटिव निकलाना इसका, इसको हम पुट करेंगे 0 के साथ, इसको हम इक्वल करेंगे 0 के साथ, ठीक है। हाँ बताओ। तो जो पेन की इंक है ना वो व्हाइट कर लो तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। देखो, मैंने पहले क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट किया, यानी dy बाई dx निकाला। dy बाई dx होता क्या है, मैंने कल सिग्निफिकेंस बताई, dy बाई dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जरा आप यहाँ, जरा आप इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे अगर इस मैक्सिमम पॉइंट पे मैं ग्राफ डालूंगा, ठीक है, अगर मैं इस मैक्सिमम पॉइंट पे क्या करूंगा, मैं डालूंगा टेंजेंट, ये है मैक्सिमम पॉइंट, इस पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, ये इसका स्लोप क्या होगा, और 0 होगा ना, 0, क्योंकि ये स्लोप क्या है, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है ना, ये टेंजेंट। इसी तरह अगर मैं मिनिमम में डालूंगा टेंजेंट, मिनिमम पॉइंट पे जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आया, वहां पे भी अगर टेंजेंट डालूंगा, उसका स्लोप क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप 0 होना, टेंजेंट का स्लोप 0 होना, मतलब क्या हुआ, dy बाई dx क्या है, 0 के बराबर, 0 के बराबर है। यह समझ सकते, यह समझ सकते। यस सर। चलो ठीक है। अब अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, हम क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ बताओ। जब dy बाई dx होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी तो वो कांस्टेंट होगी ना वैल्यू,
मतलब मैं बोल रहा हूँ सिग्निफिकेंस, मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो मैंने कल बोला अगर हमारे पास एक फंक्शन है उसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि स्लोप, उस फंक्शन के कर्व को अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप अगर हमें निकालना है हम वो डेरिवेटिव से निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? तो सर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही तो आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब वो भी एक चीज है, वो आप बोल रहे हो कि अगर हमारे पास फंक्शन है क्या, वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसको हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 आएगा। यस ठीक है, बात आई समझ? यस सर। यस सर। अब आप ये समझो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम हम निकालते हैं, मैंने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वहां से मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकला, उस एफ डैश यानी वो जो डेरिवेटिव आया उसको मैंने 0 के साथ पुट किया, 0 के साथ इक्वेट किया, यानी मैंने बोला हमें पता है मैक्सिमम पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो 0 आना चाहिए। दैट मींस डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। यहाँ पे मुझे x का वैल्यू निकलेगा कुछ, मान लेते हैं x1, x का वैल्यू आया x1, है ना? ये आया समझ? यस सर। उसके बाद क्या करेंगे हम काम, उसके बाद हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। हम इसी y को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके? यस सर। और इसमें पुट yes, करेंगे sir. एंड पुट x1 जो है ना, x1 जो वैल्यू आया हमें यहाँ पे, जब हमने डिफरेंशिएट किया ना, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 0 के साथ इक्वेट किया ना, जो हमें x का वैल्यू आया वहां पे, x का वैल्यू जो निकला, उसको हम क्या करेंगे काम, उसको हम पुट करेंगे इसमें हम पुट करेंगे इस x1 को इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, ओके सर। अगर ये डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 आया, देन मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है। आपको अब आया समझ क्या मतलब है इसका? समझ आया ये? यस सर। सर मतलब ऐसा है कि समझ आया? पहले फंक्शन को, सर मतलब पहले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है, हाँ, फिर और उसके बाद उसको डिवाई बाई डी एक्स के इक्वल रखना है 0 के। हाँ, वहां से x का कोई वैल्यू आएगा जिससे वो 0 आ रहा है। फिर उसे डबल डिफरेंशिएट करना है वही एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को। हाँ, उसको फिर पुट करना है, जो x1 में निकला ना जहाँ पे 0 था वो पुट करना है इसमें। अगर वैल्यू नेगेटिव आया, सर एक बार दोबारा समझा दो। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने बोला पहले अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मुझे इसका मैक्सिमा निकालना है, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आएगा, किस वैल्यू x के किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, x के किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। मैं क्या कर लेता हूं, मैं पहले dy बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया मैं इसको स्लोप निकाल रहा हूं, इसके टेंजेंट को स्लोप निकाल रहा हूं, और मुझे पता है जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप जो है टेंजेंट का वो 0 आएगा। दैट मींस dy बाई डी एक्स 0 रखना है मैक्सिमम पे, इसलिए मैंने पुट किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जब मुझे dy बाई डी एक्स जब मैंने पुट किया 0 का, वहां पे आएगा ना कोई वैल्यू x का जिसपे वो 0 बन रहा है। यस सर। यस सर। आएगा ना कोई वैल्यू। ठीक है, Yes, मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा इसी फंक्शन को, y को डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, जो वहां पे डबल डेरिवेटिव बन जाएगा उसमें मैं ये इस x का वैल्यू पुट करूंगा जो ये x निकला था पहले। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 था, इससे वैल्यू लेस देन 0 आया, दैट मींस जहां पे ये 0 बना था ना, ये x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी इसी x1 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। समझ आया ये? इसमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आया? ये मैंने पहले ही फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट किया ना, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। मैंने कल पढ़ाया था ना डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। ओके एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है सर एक क्वेश्चन से बता दीजिए।
सर मैं पहले कुछ आपने एक मैंने बार ला- पहले आपने डिफरेंशिएशन करा, उसके बाद आपने x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा। नहीं, x की वैल्यू नहीं, इस डिफरेंशिएशन जो वैल्यू आया ना, f ऑफ x जो वैल्यू आया ना dy बाई dx, उसको वैल्यू 0 के साथ इक्वेट किया। सर एक वहां बार एग्जांपल देके समझा सकते हैं? वो मैंने लास्ट में रखी है एग्जांपल, आप पहले ये रख लो। ओके सर। अब देखो, मिनिमम अगर निकालना है, मेरे पास यही y इज इक्वल एफ ऑफ x, ये एक फंक्शन है, इसको मिनिमम कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दोबारा समझा दोगे? मैं समझा दूंगा, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है। मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले हम dy बाई dx निकाल देते हैं, ठीक है। इस dy बाई dx को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू। हाँ, x एट विच f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा स्टेप, डबल डिफरेंशिएट करूंगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा x इसी फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें जो यहाँ पे वैल्यू आएगा ना x का, वो मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक। अगर ये ग्रेटर देन 0 निकला, देन मिनिमा है, ठीक है। सर मैक्सिमा और मिनिमा के स्टेप्स एकदम सेम है, अगर 0 से बड़ा हुआ तो मिनिमा हो गया, अगर 0 से छोटा हुआ तो मैक्सिमा हो गया। हाँ, बराबर यही बात, ठीक है सर। ओके। ये हम क्वेश्चन से ये इस क्वेश्चन से हम समझा देंगे। देखो, अबे थोड़ा नेट दे, तक अंदर से अंदर क्लासेस ले लूंगा ना। माइक बंद करो, माइक म्यूट करो। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर 9 माइनस t। देखो, x इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये हमें बताया गया है, ये किसके बराबर है? 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? हमें देखना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पहले हम देखेंगे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, फिर उसको पुट करेंगे, हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो ये कैसे करेंगे। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, क्योंकि x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैं कर रहा हूँ dx बाई dt, ठीक है। ये आया समझ? यस सर। किसके बराबर आएगा जरा बताइए, किसके बराबर आएगा? 5 बाहर निकलेगा, t स्क्वायर को बन जाएगा 2t, बनेगा ना। माइनस 9 वैसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t आ जाएगा 1, प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो हमें dx बाई dt किसके बराबर आया? 10t माइनस 9। देखो, इसको मैं पुट करूंगा अब 0 के बराबर, 10t माइनस 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। t is equal to 9 by t किसके बराबर आया? t आया बराबर 9 बाई 10, 9 by 10 0.9 सेकंड, है ना। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एट t इज इक्वल 0.9, ये dx बाई dt है, ये 0 के बराबर है, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा दूसरा काम, अब मैं करूंगा इसी का काम dx बाई dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा फिर से, मैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dt स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा? जरा इसको डिफरेंशिएट करो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0, क्योंकि 9 कांस्टेंट, ये आ गया 10, ये सीधे 10 आ गया, आया ना? आया ना सीधे 10? यस सर। दैट मीन्स इसको हमें ये पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है।
हाँ ये मिनिमम वैल्यू है। सर ना मैक्सिमम होगी, नहीं नहीं सर मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। सर तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? एक सेकंड मैं बताऊंगा। पहले हमने क्या किया इसको, मतलब पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया। हमने डिफरेंशिएट, ये ठीक फॉर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स। सर शायद मिनिमम पूछा है इसमें। नहीं ये एक्स स्क्वायर है ना, 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, दैट मीन्स कि इसका जो है ये कंटिन्यूस, इसका मैक्सिमम और मिनिमम आएगा नहीं, ऐसे ग्राफ बनेगा नहीं, इसका कंटिन्यूस मैक्सिमम बन जाएगा। at t is equal to 0.9 सेकंड। सर और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? वेट वेट वेट, एक सेकंड आप वेट करो। 5 to 10 minus 9 प्लस 0, ये बनेगा 10t minus 9। ओके, इसको हमने 0 के बराबर रखा, t का वैल्यू निकला 2.9, दैट मींस एट दिस पॉइंट द स्लोप विल बी 0। ओके, dx स्क्वायर ये आएगा 10t, इसीलिए ऐड 10 या ग्रेटर देन 0, दैट मींस मिनिमम। मिनिमम है ना, ये मिनिमम आया। यस सर। यस सर। तो शायद क्वेश्चन में ही मिनिमम हो। हाँ हाँ वही है, वही है, मैक्सिमम नहीं आएगा उसका। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन ही, एक समय क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू है। हाँ सर क्या किसी भी फंक्शन की हम मिनिमा और मैक्सिमा में से कोई एक ही निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर दोनों दो- कैसे निकाल हाँ सर दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा दोनों? मैंने पहले ही बोला ना, देखो इस फंक्शन में क्या है, देखो इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में अगर हम इस फंक्शन को ना, आप एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको आराम से बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें एक पेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, देखो देखो अगर हम इस फंक्शन जो है ना x इज इक्वल टी फाइव, अगर हम इसका ग्राफ डालेंगे ना, इसका ग्राफ ऐसे है ना, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। बताइए समझ, यस सर। इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बन जाएगा। सर तो मैक्सिमम निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी का ग्राफ, जो हमारे पास फंक्शन है। यहाँ से मान लो आप एक्स है, यहाँ से मान लो आप टी है, जो हमारे पास ये फंक्शन दी हुई है ना। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये जो दी हुई है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। ठीक है, सर ये अगर क्वाड्रेटिक है। हाँ अगर हम ये क्वाड्रेटिक है ना, इससे ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला, यस सर। पैराबोला बनेगा ना। इसका पैराबोला कैसे बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। दैट मीन्स अगर हम देखोगे इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे इसको टेंजेंट बन जाएगा 0। दैट मीन्स इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू इसका कुछ भी हो सकता है, जितना आप की यहाँ से बढ़ाते जाओगे मैक्सिमम वैल्यू इसको ऊपर ऊपर जाता रहेगा।
इंफिनिटी तक जाता रहेगा भाई। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा। इसी तरह यहाँ वो सर- निकला, तो वही से आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे dy/dx 10 निकला। इसका मतलब ये सर- कि इसका वैल्यू सिर्फ एक ही मैक्सिमम है, हाँ मिनिमम है। बताओ सर हमें कैसे पता लगेगा अभी पैराबोला बनेगा इसमें या फिर वो अलग वो वाला फंक्शन ग्राफ के बनेगा? अकॉर्डिंग ना, हमने अभी हमें कल जो टॉपिक है वो सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। ठीक है, मैं वहां पे बता दूंगा अगर लीनियर होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर क्वाड्रेटिक होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर क्यूबिक होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ओके सर। ये मैंने आपको अभी बताया, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। दैट सर- मींस इसका सिर्फ, हाँ बताओ। सर जो मिनिमम मैक्सिमम निकलता है किस चीज का निकलता है? ये जो ये एक्स फंक्शन का निकलता फंक्शन। है, हाँ ये फंक्शन का निकलता है। ओके सर। मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट सम x। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे हमें निकालना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब आप Yes, मिनिमम sir. वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको तो दिखाना dy/d² x/dt² क्या निकला 10, ये ग्रेटर देन 0 निकला, दैट मींस मिनिमम। ठीक है, ये निकला कि मिनिमम। अब किस पॉइंट पे निकलेगा? वो निकलेगा t इज इक्वल टू 0.9 सेकंड। अगर आप t का ये वैल्यू डालोगे आपको मिनिमम वैल्यू निकलेगा। सर तो मिनिमम वैल्यू 10 है। नहीं, 10 मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें। वो कैसे निकालेंगे? वो हम ये पुट करके इस फंक्शन में पुट करके निकालेंगे। ओके सर। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, आप यहाँ पे रख लीजिए, आप ध्यान एक सेकंड यहाँ पे रखो मेरी तरफ। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम मतलब क्या है। अगर हमारे पास y एक फंक्शन है f ऑफ x की, ठीक है, मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम मतलब होता है कि मैं पहले क्या करूंगा काम, इसका वो पॉइंट निकालूंगा, x का वो वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम। पहले मैं वही काम करूंगा, क्योंकि मुझे पहले पता चलना चाहिए किस पॉइंट पे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। जब मुझे पता चला किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, x का कौन सा वैल्यू डालना है हमें, उस पे जो y का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। जब मुझे वो पता चला, फिर मैं क्या करूंगा काम, पुट x इज इक्वल टू x1 जो यहाँ पे निकला। ठीक है, दैट इज मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू x1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू x1 इन द फंक्शन इन द गिवन फंक्शन। हमें निकल जाएगा क्या? मैक्सिमम वैल्यू। वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब आया ये समझ मैंने क्या बोला? सर आ गया। ओके, सर ये मैक्सिमम वैल्यू y की मिलेगी x की मिलेगी? देखो जब हम यहाँ पे निकाल देना मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या बोला मैंने, dy/dx f' of x बोला ना मैंने। पहले बोला, पहले आप स्टेप क्या करना है, आपको करना है डिफरेंशिएट फंक्शन को। तो जो वो डिफरेंशिएशन निकलेगा उसको आपको 0 के साथ पुट करना है। वहां से जैसे यहाँ पे निकला, जब मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया इसको x के साथ, t के साथ, फिर इसको पुट किया 0 के साथ, यहाँ पे निकला ना मुझे t का वैल्यू, ये t का वैल्यू जो है ना, ये t का वैल्यू, इसका मतलब हुआ एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू 0.9 सेकंड, एट दिस वैल्यू ऑफ t जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो 0 होगा। जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा? 0। जब मैंने दूसरी डिफरेंशिएशन की, यहाँ पे निकला सीधे 10, दैट मीन ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू इसको इनफिनिटी दिया गया है। ठीक है, अब वो मिनिमम किस पे आएगा, वो आएगा t इज इक्वल टू 0.9, t इज इक्वल टू 0.9। तो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन में जो x है ना, x 15 t² माइनस 9 t प्लस 3, इसमें हमें पुट करूंगा, पुट t इज इक्वल टू 0.9।
हमें क्या निकलेगा, हमें एक्स मिनिमम निकलेगा, एक्स मिनिमम निकलेगा। तो टी 15 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0.5 नहीं है सर, 5 है, 15 नहीं है। है, सॉरी सर। ओके, अब बता इसका वैल्यू क्या आएगा। सर 1.606 करके कुछ आएगा, 1.06 करके कुछ। ओके, ये आया समझ आओ। यस सर। सबको आया समझ। यस सर। यस सर। मैक्सिमम कैसे निकालता है, मिनिमम कैसे निकालता है। सर हाँ सर, हमें जो डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना होता है। जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, उसके रेस्पेक्ट में करना होता है। और करना किसको होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। अच्छा अच्छा, ओके। ये तो मैंने कल सारा डिराइव करके बताया था ना, कैसे क्या करते हैं। ठीक है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहले अभी आपको नए टॉपिक से अभी आपको थोड़ा सा इसमें डाउट आएगा। जैसे हम क्वेश्चन आगे आगे करते जाएंगे ना टॉपिक्स में, मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दूंगा कौन सा टॉपिक मैंने कैसे किया, कौन सा क्या किया। देखो अब हमें पढ़नी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर हम सिंपली देखेंगे, इंटीग्रेशन होती है समेशन। क्या होता है अगर हम सिंपल वर्ड, देखो मैं आपको बता दूंगा। देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है हमारा। मैं बोल देता हूं आपको, मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, यहाँ से वाई है, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऐसे है, क्या है, पैराबोला। ठीक है। ये क्या है, ये ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे x1 है, और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे x2 है। मैंने आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। इस रीजन का एरिया बताओ, इस रीजन का एरिया बताओ। एरिया। सबको आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। यस सर। सर एक बार रिपीट कर यस सर। मैंने बोला हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। मैंने इसका ग्राफ डाला तो ये इसका ग्राफ था, मैंने एज्यूम किया इसका ग्राफ ऐसा है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला आप लोगों को इसका एरिया निकालो। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है ना, इस ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस और इस ग्राफ के नीचे जो ये एरिया आता है, ये एरिया निकालते हैं, ठीक है। ये एरिया निकाल दो। आप क्या करोगे जरा बताओ। ये तो शेप है ही नहीं, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूबॉइड नहीं है, कुछ नहीं है, मत है ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है। अब कैसे निकालोगे आप एरिया। सर ऊपर सर हाँ, हम इस पूरे शेप को डिवाइड नहीं कर सकते एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल में। देखो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे हम क्या करेंगे, हम इसके ऐसे, हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन डालेंगे, हम यहाँ पे पैरेलल लाइन डालेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पैरेलल लाइन डालेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन डालेंगे, ठीक है ना। यस सर। यस सर। हम मानेंगे एक पैरेलल लाइन जो है ना, इसका गेप जो इसका ब्रेड्थ है वो है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स। जो इसकी ये हाइट है, ये हाइट अब मानो ये हाइट, ये होगा ना y के बराबर। यस सर। मान लेते यहाँ पे y2 है, पहले की हाइट ये जो है ये y1 है, ठीक है। इस तरह इसकी y2 हाइट है, इसकी y3 है, इसकी y4 है, इसकी y5 है, इसकी y6, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं इसी पूरे एरिया को ऐसे ही डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूंगा बता इसका टोटल एरिया क्या होगा, एक इसके बराबर आएगा, आप बोलोगे ना इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया, इसका एरिया मान लेते A1, इस तरह इस दूसरे स्ट्रिप का एरिया A2, इस तरह इस तीसरे स्ट्रिप का एरिया A3, है ना, इस फोर्थ स्ट्रिप का एरिया A4। बोलोगे कि नहीं बोलोगे। लास्ट में बोलेंगे ये AM। अब बोलोगे इसका एरिया है
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AM, है ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। ठीक है, इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया। अगर आप ये देखोगे, ये स्ट्रिप जो है ना, ये रेक्टेंगल नहीं दिख रही है, ये थोड़ी रेक्टेंगल है ना, मतलब ये पोर्शन अगर आप देखेंगे, ये पोर्शन कट कर लो, ये पोर्शन आप छोड़ दो, बाकी जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टेंगल है ना, यस यस सर। सर। जिसकी विड्थ डेल्टा एक्स है और लेंथ जो है वो y है या y1 है, y2 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसका? A1 किसके बराबर आएगा? ये आएगा y1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। A2 क्या आएगा? y2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। टू सन लास्ट में आएगा yn मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, आएगा ना? यस सर। तो आप ऐसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू द समेशन ऑफ y and delta x, I ranges from 1 to 1 to n। है कि नहीं? सर लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्या बोल रहे हो? सर, ये एक्यूरेट नहीं है। हाँ, अब ये क्या है? देखो, मैंने आपको पहले बोला, ये एरिया रहेगा ना, ये एरिया है ना, यस अगर सर। आप कहीं पे भी जोड़ोगे, ये एक थोड़ा सा एरिया रह रहा है ना, तो ये जो एरिया है ये उतना एक्यूरेट नहीं है। अब ये एक्यूरेट कैसे बनेगा, जरा बताओ, ये एक्यूरेट कैसे बनेगा ये? सर उन ट्रायंगल्स को भी जोड़ लूंगा तो। हाँ, अगर हम इन ट्रायंगल्स को भी जोड़ सकते हैं, बट इन ट्रायंगल्स को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है वो कर्व्ड है, ये लाइन जो है ये कर्व्ड है। हम क्या करेंगे काम, हम इस डेल्टा एक्स को स्मॉल करेंगे। जितना ये डेल्टा एक्स क्लोज बन जाएगा ना, जितना ये डेल्टा एक्स छोटा बन जाएगा, उससे क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ये उतना छोटा होता जाएगा, है कि नहीं? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है वो क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी, है ना? देखो, आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस चैट सर। में लिखो, Yes, sir. लिखो, जल्दी जल्दी सब लिखो। सर एक और दोबारा समझाना, ये डेल्टा टाइम टू 0 वाला। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम ये डेल्टा एक्स स्मॉल करेंगे तो जो स्ट्रिप्स है ना, ये नजदीक नजदीक आएंगे और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो इसका एरिया जो है वो एक्यूरेट बन जाएगा, उससे एक्यूरेट बन जाएगा। देयरफॉर एरिया जो आएगा वो आएगा बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ I from 1 to n yi डेल्टा एक्स, yi डेल्टा एक्स। इस टर्म को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ऐसे, फ्रॉम 1 to n y dx। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं। लो, यार सबको समझ कैसे किया मैंने? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको ठीक है? सर नीचे वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला अगर हम ये स्ट्रिप जो है ना, इनको इंक्रीज करेंगे, दैट मींस कि डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल करेंगे, स्ट्रिप्स और छोटी बन जाएगी और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो एरिया हमें निकलेगा वो एक्यूरेट निकलेगा, थोड़ा सा मतलब क्या और क्लोज बन जाएगा एक्चुअल एरिया के साथ। उसको हम क्या करेंगे, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स इतना स्मॉल बन जाएगा कि ये 0 के नजदीक आ जाएगा। उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है n जो है ये इन्फिनिटी के टेंड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया जो है, एरिया बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यानी जितना एक्स छोटा छोटा हो जाएगा समेशन ऑफ y डेल्टा एक्स। अब इस टर्म को ना, इस पूरे इस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ऐसे, s, ये लंबा है s, ठीक है, फ्रॉम 1 to m, फ्रॉम 1 to x to 1, तो ये x फ्रॉम s, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट। हाँ,
कहां से चेंज किया हमने, x1 से x2 तक, इसलिए मैंने इसको लिखा x1 to x2। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं बोलूंगा एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया आएगा बराबर इंटीग्रेशन x1 to x2 y dx। इस x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, इस x2 को बोलते हैं अपर लिमिट। यस सर। जहां तक हमने लिया, जहां तक हमने इंटीग्रेशन की, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इन्हें डेरिवेटिव, जिसके विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव का निकालना। ठीक है, ओके, ये होता है इंटीग्रेंड, याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया एरिया। इसी को हम लिखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अगर हम ऐसे लिखेंगे, मैंने मत लिमिट लिखे, मत लिखे सर x का क्या है यहाँ पे? कौन सा है, x1 नहीं, dx। dx मैंने बोला ना, ये मतलब ये होता है y किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y। मतलब एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं हम, ये अगर हमें देखो y जो है ना, मान लेते हैं जो y है ना, y ये डिपेंड किस पे कर रहा था, x पे। x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। ठीक है सर। अगर आप सिंपली देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने जब बोला डेल्टा x टेंड्स टू 0, हमने क्या लिखा था ना, जब डेल्टा x बहुत स्मॉल हो जाएगा उसको हम dx लिखते हैं, है ना। यस सर। तो आप मानो ये एक्चुअल में वही स्मॉल dx है, स्मॉल चेंज इन x है। ओके सर। ओके, यस सर। ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब आया समझिए। यस सर। अब देखो, यस सर। अगर मैं लिमिट्स नहीं लिखूं, अगर मैं लिमिट्स नहीं लिखूं, यानी x1 एंड x2 नहीं रखूं इंटीग्रेशन में, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है। यस सर। सर इसमें लोअर अब- लिमिट और अपर लिमिट नहीं है? हाँ, अगर मैं नहीं रखूं ये, अगर मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं रखूं, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा ये ग्राफ है, बता दो इसका एरिया क्या है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ये मैंने नहीं बोला। ठीक है, यस सर। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी जिसका हमें पूरा पता ही नहीं है कहां से कहां तक जाना है, जिसकी लिमिट डिफाइन ही नहीं है। अब अगर लिमिट्स मैंने डाले ऐसे x1 to x2 y dx, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल। ठीक है, यस सर। अब देख, डेफिनेट वाला मैंने आप बोला इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंस। मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था कल डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हाँ हाँ, वी Sir, ब्रेक रेट अ ऑफ फंक्शन, चेंज। हाँ, फंक्शन इनटू इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सर इन्हीं पार्ट्स को जोड़ देते हैं। हाँ, सम ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स ऑफ फंक्शन, है कि नहीं। यस सर। क्रिकेट एक्चुअल फंक्शन, या अगर ये भी नहीं लिखोगे फिलहाल ये लिख देते हैं, इतना, है कि नहीं। तो ये अपोजिट है ना, इसका इनवर्स है ना। यस सर। अब आया समझिए। यस सर। यस सर। तो दैट मीन्स देखो, अगर हम मैं बोलूंगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, cos x। cos cos x। शाबाश। अब अगर मैं आपको ये बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x। sin x। sin x।
साइन इसका उल्टा। ठीक है, यस सर। अब देखो, कल भी मैंने आपको सम प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इंटीग्रेशन की। यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वो कैसे है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन है। देखो यहाँ पे, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। देखो हमारे पास एक फंक्शन है y, ये मान लो ये किस तरह फंक्शन है, c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ ऑफ एक्स। c क्या है, c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये क्या है, फंक्शन है ना। अगर मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आएगा, आप क्या करोगे काम, आप c को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx, ये आ जाएगा इसके फंक्शन। अब आया समझ, यस सर। यस सबको आया समझिए। यस सर। यस सर। सर आ गया। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन है समेशन या डिफरेंशिएशन में या डिफरेंस में, समेशन या डिफरेंस में, मान लेते हैं हमारे पास ऐसे y फंक्शन है, वो v प्लस माइनस u प्लस माइनस z, ठीक है, प्लस माइनस w, दो चार फंक्शन ऐड करके है या सब्ट्रैक्ट करके है। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, क्या करनी है, इंटीग्रेशन y की। हम क्या करेंगे, हम पहले v को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, इंटीग्रेट u को, यू प्लस माइनस प्लस माइनस z को इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह प्लस माइनस w को इंटीग्रेट करेंगे। हम इन सारी फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे फंक्शन में लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिस करना है, इस पूरे को, ठीक है, यस u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये रूल सेम रहेगा। पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा u को, प्लस माइनस करूंगा, फिर v को इंटीग्रेट करूंगा, प्लस माइनस करूंगा, फिर w को इंटीग्रेट करूंगा। प्लस माइनस मतलब हो गया यहाँ पे, अगर प्लस हो तब भी रूल सेम रहेगा, अगर माइनस हो तब भी रूल सेम रहेगा, ठीक है। यस सर। सर ओके, यस सर। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही होता है। चलो ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज पावर n फंक्शन की, एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, टी रेज पावर 5 को आपको इंटीग्रेट करना है, टी रेज पावर -7 को इंटीग्रेट करना है, एक्स रेज पावर -10 को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे पावर है ना ऊपर, है ना। यस सर। बात आ रही है समझ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी ऐसे, देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, एक्स रेज पावर n+1, यानी पावर को ऐड होगा 1 डिवाइड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसके हमें लिमिट्स पता नहीं है, इसलिए हम कांस्टेंट हमेशा ऐड कर लेते हैं। ओके, यस एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर की, आपका इंटीग्रेशन क्या वैल्यू आएगा, एक्स 2+1 डिवाइड बाय 2+1 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब आई बात समझ, सर कांस्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट इसलिए आया क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। अगर डेफिनिट इंटीग्रल होगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों लिखा है कि n इज नॉट इक्वल टू -1? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि 1/x, अगर n इज इक्वल टू -1 होगा, n होगा बराबर -1 के, तो x रेज पावर n किसके बराबर आएगा, 1/x के, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अगर हम बोलेंगे वो आएगा ln ऑफ x, क्या आएगा, डिफाइन हो जाएगी। ठीक है। यस सर। ये आया सबको समझ, यस सर। ये आपको याद रखना है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स रेज पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है। हेलो, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। ये आपको याद रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। इस तरह अगर आपके पास एक कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको 3 की इंटीग्रेशन करनी है या 5 की इंटीग्रेशन करनी है या -10 की इंटीग्रेशन करनी है, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट एक्स, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, यानी स्मॉल एक्स को ऐड करते रहना है, वो एक्स के बराबर बन जाएगा, तो आपका आएगा 3x प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। अब आया समझ। नेट वाला होता है उसके साथ कांस्टेंट नहीं लगता, और जो इसके पास होता है देखो डेफिनेट में हमें पता होता है लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, तो जो हमें वैल्यू आता है वो सीधे हमें आता है एक, जो हमें वहां से आंसर आता है वो सीधे एक वैल्यू आएगा 10, 20, 50, 60 कुछ भी वैल्यू आएगा। लेकिन जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं ना, इसमें लिमिट्स होते ही नहीं है, तो जो हमें वहां से आंसर आएगा ना वो एक वैल्यू नहीं होगा, वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। सर ये सारे नोट पे याद करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको ये बता दूंगा कांस्टेंट क्यों आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा सीधे कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है। यस सर। सर एक बार ये वाला बता दो, sin ax dx। साइन ax dx, हाँ पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एक्स रेज पावर m, c तो बाहर आ जाएगा, एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन वैसे होगी जैसे ऊपर दिखाया मैंने, ये है ना। यस सर। ओके, एक्स रेज पावर -1, यानी ये क्या हो गया 1/x, इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है ln ऑफ x, क्योंकि आपने कल देखा ln ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, 1/x है कि नहीं। इसका Yes, sir. इनवर्स क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, वो बन जाएगा ln ऑफ x वापस, ठीक है। ओके सर। अब e रेज पावर x, मैंने ये कल बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x सेम रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगी, ठीक है। सर ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ना, यूलर्स, ठीक है सर। ये आप मैथ में पढ़ोगे, ई क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 समथिंग उसका वैल्यू होता है, वो आपको पढ़ोगे मैथ में, ठीक है। हेलो, अब देखो, अब ये एक और फॉर्मूला, ये अभी आपको जरूरत नहीं आएगी, लाल लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह अगर आपको sin x की डिफरेंशिएशन देखनी है, इंटीग्रेशन देखनी है, क्या आएगी -cos x, cos x डिफरेंशिएशन का उल्टा। इस तरह sin ऑफ ax मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे sin ऑफ 2x, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है ना। यस सर। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, यानी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो यही बोल रहा है, ये -cos ऑफ 2x आएगा डिवाइड बाय 2 आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। इस तरह cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin, ठीक है। इस तरह cos ऑफ ax, सर cos की माइनस साइन आएगी ना, नहीं sin की -cos आएगी, सर तो cos की माइनस साइन आएगी ना। नहीं अरे आप ही याद रख लो, ऐसे ही जब आप मैथ में पढ़ोगे आपको सारा ये वहाँ पे प्रूफ करके दिखाया जाता है सारा कुछ, यहाँ पे हमें उतना टाइम है नहीं कि हम प्रूफ करके सारा दिखा दे, प्रूफ करके कैसे निकालते हैं अलग अलग करके, सर लॉग ठीक है। और इस तरह ये भी बाकी फॉर्मूलाज है, इनके इंटीग्रेशन है, ये आप ऐसे ही याद रखो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जैसे आप आगे आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको खुद दिखेगा कि कौन कौन सा मुझे आता है एग्जाम में, तो अच्छा में सॉल्व करने। जब आप मैथ में पढ़ोगे आपको वहां पे सारा कुछ अच्छे से प्रूव करके दिखाया जाएगा, आपको फिर ये सारे याद रहेंगे,
अगर याद भी नहीं रहेंगे आपको पता आएगा कैसे निकालना, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आप लोग चुप क्यों हो गए? यहाँ पे तो कोई आवाज रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। चलो शबाश, इस क्वेश्चन को आंसर करके दो। पहला पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 y इज इक्वल टू x रेज पावर 9। हमें इसकी और 10/10 तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैंने बोला ना पहले हमें डी इंटीग्रेशन करनी है, तो वो हो गई x रेज पावर 9 की इंटीग्रेशन। तो ये पहला रूल बन जाएगा, ये वाला रूल x रेज पावर n, जहां पे n 9 के बराबर है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? x रेज पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 प्लस x की कॉन्स्टेंट। पावर 10 हाँ, ये आएगा x रेज पावर 10 डिवाइड बाय 10 प्लस कॉन्स्टेंट। से ठीक ये है? प्लस कांस्टेंट लिखना जरूरी है। हाँ, ये कॉन्स्टेंट लिखना जरूरी है। मैंने अभी आपको बोला ना, डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? यस सर। सर तो डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं लगाते? अगर आप देखो, अगर देखो जब मैंने इस x रेज पावर 9 को इंटीग्रेट किया, मुझे ये वैल्यू आया, है ना? यस सर। इसका मतलब है अगर मैं सर इसमें कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है। हाँ, सुनो ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को, इस पूरे को, कांस्टेंट प्लस दिस, वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए ये वापस फॉर्मूला, है कि नहीं? ये वापस फंक्शन आनी चाहिए। यस सर। इसलिए तो है कौन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स। जरा करो इसको डिफरेंशिएट। x की पावर 9 जरा क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करके दो। 1/10 तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब x रेज़ पावर 10, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई? 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा 10 माइनस 1 यानी 9 प्लस कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी 0। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, हमें आ गया x रेज़ पावर 9। अब आया समझ? इस तरह अगर आप दूसरे को डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 3/2, वो किसके बराबर आएगा? x रेज़ पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा x रेज़ पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना? यस सर। इस तरह अगर आप तीसरे को देखोगे, y इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर -7 की इंटीग्रेशन करनी है, वो किसके बराबर आएगी? x रेज़ पावर -7 प्लस 1 डिवाइड बाय -7 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आएगा x रेज़ पावर -6 डिवाइड बाय -6 प्लस -6, है ना? इस तरह अगर आप इस चौथे वाले को करोगे, x डिफरेंशिएशन ऑफ y dx, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। 6 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx की करनी है, dx की इंटीग्रेशन आएगी x, तो 6x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आया समझ? यस सर। सर फोर्थ वाले में तो x था ही नहीं। हाँ, इसमें x है ही नहीं, ये कांस्टेंट है ना, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी 6x। सर तो आपने विद रिस्पेक्ट में dx दिखाना, तो x तो है ही नहीं। ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, अच्छा ये सर, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है सर। देखो अब में ये है दूसरा, जरा इसको इंटीग्रेट करो। इसको कौन सा रूल मिलेगा, लगेगा? एडिशन रूल। पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, फिर ऐड करूंगा इसको इंटीग्रेट, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2s cos ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर dx।
अब देखो 2s cos x पे क्या बन जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 2 अब sin x इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x बनानी है, वो बन जाएगा sin x, sin x है ना, प्लस plus अब sec जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आएगा x रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, divided by 3 सबको होल कांस्टेंट प्लस, तो ये बन जाएगा 2s sin x प्लस 3 1 3 2 2s x क्यूब प्लस कांस्टेंट, है ना, ये बन गया था। यस सर, सबको आया ये समझ? यस सर, अब Yes, sir. अब मैंने अभी बोला था डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या बोला था मैंने, व्हेन लिमिट्स आर गिवन, जिसमें लिमिट गिवन हो। हाँ, व्हेन लिमिट्स आर given given, then integral is called definite integral. Simple. Definite. यानी I is equal to x1 to x2 y dx, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, जरा इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, इसका वैल्यू आता है बराबर y of x2 माइनस y of x1। ठीक है, यस सर। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, आपको इंटीग्रेशन करनी है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 x स्क्वायर dx का। ठीक है, आपने Yes, क्या sir. करना है, आपने क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करनी है इसकी, जरा 2 क्यूब या 2 स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब x क्यूब बाय 3, शाबाश, लिमिट्स मगर ऐसे ही है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, 3 था। अब क्या बन जाएगा, ये पहले हम 3 डालेंगे x का वैल्यू, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस, फिर हम 2 डालेंगे, 2 19 बाय 3, डिवाइड बाय 3। बाय 3। अब आया समझिए क्या मतलब हुआ, yes sir फिर से बता दो एक बार। इसका मतलब है अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें निकालना है, हम पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमें फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन आ जाएगी, उसमें हम पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. अब आया समझ, मैंने एग्जांपल भी दिखाई, मैंने यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन आप करो x स्क्वायर dx की फ्रॉम 2 to 3, मैंने क्या किया, मैंने पहले इसकी इंटीग्रेशन निकाली x स्क्वायर की, वो आ गई x क्यूब बाय 3, उसको अब लिमिट डाल रहा हूँ, पहले x के बदले 3 डाला, फिर x के बदले 2 डाला, तो ये बन जाएगा 3 1 यानी ये बन जाएगा 9 माइनस 2 to the 4 to the 8 by 3, यानी ये बन जाएगा 19 by 3। यहाँ पे जो हमें वैल्यू आया वो सीधे एक वैल्यू आया, है ना, यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन का आंसर आया ना, वो सीधे एक वैल्यू आया। Yes, बट sir. इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, वहां पे सीधे वैल्यू नहीं आता है, वहां पे एक नई फंक्शन आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। ओके, yes sir okay sir अब देखो, अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है, इसके प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास एक ऐसी फंक्शन है, देखो अगर यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें किसका डेफिनेट इंटीग्रल देना है, यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा, हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है फ्रॉम 2 to 4, किसका निकालना है, 4 x स्क्वायर प्लस 5 x क्यूब, इसका हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 4 है ना, कांस्टेंट है ना, इसको मैं पहले बाहर रखूंगा। ठीक है, फिर मैं इंटीग्रेट किसको करूंगा, सिर्फ x स्क्वायर Square. फ्रॉम 2 to 4 x स्क्वायर dx, शाबाश, प्लस 5 है ना कांस्टेंट, इसको बाहर रखना, बाहर रखिए।
मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन किसकी करूंगा, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। शाबाश। तो आंसर क्या है आपने जरा बताओ, 4 तो बाहर ही आएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट ऐसे ही रखनी है 2 5 to 4 5 इंटू एक्स पावर 4 बाई 4 इसकी 4 लिमिट से भी नीचे 2 और ऊपर 4 है। अब डाल दो आंसर, आपको वैल्यू आ जाएगा। अब आया समझ इसका क्या था मकसद, इस प्रॉपर्टी का, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का क्या। यस सर। ठीक है, यस सर। ये एग्जांपल मैंने दिया, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है फ्रॉम लिमिट ए टू बी। अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है किस फंक्शन का, अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ एक्स एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अल्फा कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, पहले इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स का, फिर बीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा जी ऑफ एक्स का, और उनका ऐड होगा, हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब अगर यहाँ पे प्लस के बदले माइनस होता तो यही सेम फॉर्मूला लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहे। ठीक है, यस सर। सर एक बार आप इसमें वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर दीजिए। ओके मैं कर लेता हूँ सॉल्व। 4 मल्टीप्लाइड में जरा बताइए क्या आएगा, 4 क्यूब 64 बाई 3 माइनस 2 to the 4 to the 8 by 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 for the 16 64 into 64 कितना हो गया, 216 216 कितना हुआ 216 216 216। यस सर। 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, 216 बाय 4 for the 16 1 carry 4 6 for the 24 25 256 आएगा। 250 सॉल्व कर। minus 4 for the 16 2 to the 4 to the 8 to the 16 by 4। अब निकालो इसका आंसर क्या जाएगा, ये आएगा 4 by 3 64 minus 8 कितना होता है 56 प्लस 5 by 4 256 minus 16 है ना। सर यस सर। यस सर। अब देख लो आंसर क्या आ जाएगा इसका। ओके सर आपने Yes, sir. ब्रैकेट में 256 अपॉन 4 लिखा है, अपॉन 3 होगा किसका अपॉन 3 होगा, नीचे 5। नहीं ये एक्स क्यूब है, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी एक्स 4/4। ठीक है सर। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, एडिटिव फंक्शन क्या बोल रहा है, एडिटिव फंक्शन बोल रहा है कि ये देखो एडिटिव फंक्शन बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैं एक एज्यूम करता हूं, एज्यूम सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐड हो सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स। यस सर। एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे, एग्जाम्पल ऐसे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर की, ठीक है, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर डीएक्स की फ्रॉम 0 to 2 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फ्रॉम 0 to 1, पहले 1 से करूंगा क्योंकि 1 0 और 2 के बीच में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 to 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, हेलो। यस सर। यस सर। आया सबको समझ आया। यस सर आ गया। ठीक है जिंदा को ठीक है, इसीलिए कहते हैं यस सर। माइक म्यूट करो, किसकी हमारी आवाज आ रही है। शाबाश। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है ये थर्ड डेफिनेटली, ये बोल रहा है कि ये वाला एक बार और बता। ये वाला
मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम लिमिट ए टू बी, मगर हम क्या बोल रहे हैं, सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0 to 2 हमें इंटीग्रेशन करना था, 1 आता है ना 2 के बीच में, 1 0 एंड 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो ऐसे यहाँ पे भी है, सी एक पॉइंट है जो ए एंड बी के बीच में आता है। तो हमें ये क्या बोल रहा है रूल, डेफिनेट इंटीग्रेटर रूल, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले हम ए टू सी ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, सी टू बी तक करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेम ही आ जाएगा। ओके सर हाँ, तो जो ऐसे आपने बताया कि ए और बी के बीच में होना चाहिए सी, तो सी एकदम जस्ट बीच में ही होना चाहिए? नहीं मतलब कहीं पे भी लाई कर रहा हूं मैं आपको। ये ऐसे दूसरी एग्जांपल ऐसे दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 to 4, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 2x प्लस 1 to 4। तो भी आंसर सेम आएगा? हाँ, तो भी आंसर सेम आएगा, जरूरी नहीं है कि ये बीच में ही लाई करें, कहीं पे भी लाई सर कर। तो फिर अगर मैं 2 को सर इसमें 0 to 2 लिख दूं फिर? हाँ वो भी 0 to 2 फिर 2 to 4, 0 to 3 3 to 4। सर डायरेक्ट करेंगे तब भी ऐसे ही आंसर आ गया, अलग हाँ, आएगा? आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। सर हम इसे कितने भी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हाँ सर कितने भी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हाँ हाँ, एडिटिव फंक्शन यही है ना। ठीक है सर। ओके, अब देखो, अब तीसरा बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर है? इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं ऐसे, बी टू ए माइनस टाइम्स बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी अगर हम लिमिट्स चेंज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पे लेके आएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पे जाएंगे, तो ये फंक्शन सेम रहेगी, इसकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी, बस नेगेटिव साइन आएगा बी सामने। ओके यस सर। यस सर। समझ आया ये? यस सर। यस सर। सबको आया समझ? सर नेगेटिव। यस सर। यस। ओके, अब देखो, अब जो मैं लास्ट पार्ट है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़नी है। ठीक है सर ये लास्ट वाला समझा है, एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा? ये थर्ड वाला। ठीक, मैंने ये बोला थर्ड वाला कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम लिमिट ए टू बी, फ्रॉम लिमिट ए टू बी। ये किसके बराबर आ सकता है? ये आएगा बराबर माइनस टाइम्स फ्रॉम लिमिट बी टू ए। यानी अगर हमने लिमिट्स को इंटरचेंज किया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएगा, इंटीग्रेशन पे कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है? यस। ओके ओके सर। ठीक है सर। ओके, अब हमें क्या है, अब हमें लास्ट टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ी, ये किस काम आती है? जिस तरह हमने कल डिफरेंशिएशन पढ़ा, लास्ट में मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो किस काम आता है? मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। हमारे एक फंक्शन में कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे मिनिमम आएगा, वो निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस्तेमाल। इसी तरह इंटीग्रेशन अगर हमने पढ़ा तो इसका क्या मतलब है, इसका एप्लीकेशन क्या है? ये हमें लगता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया निकालने के लिए हमें इस्तेमाल आता है। अगर हमारे पास एक कर्व है, ये एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, हमें इस कर्व के अंडर एरिया देखना है। ठीक है ना, इस कर्व के अंडर एरिया देखना है। ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया होगा हमें बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी। क्यों? जब ए था, यानी एक्स का वैल्यू ए था और एक्स का वैल्यू बी था, इसके बीच में हमें देखना है एरिया क्या आएगा इस कर्व के अंडर। ठीक है, वो किसके बराबर आता है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी। ओके यस सर।
यस सबको आया ये समझ? यस सर। यस सर। सर आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो समझ आया? यस सर। यस सर। सारा समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आई? लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती यस सर। यस सर। है? ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल पता है? डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? यस सर, जिसमें लिमिट यस सर। ठीक है। और ये जो है ये चीज है, ये आपको याद रखनी है। ओके सर। और इनको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन करना है। सर साइन और कोसाइन रूल बता। अच्छा, आपने बोला था परसों साइन एंड कोसाइन रूल, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ाया था साइन एंड कोसाइन रूल। मैंने बोला ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, एक आर्बिट्री ट्रायंगल है ए बी सी। इसका जो ये साइड है ना, ये साइड मान लेते हैं इसकी लेंथ ए है। ठीक है, इस साइड की हम लेंथ मान लेते हैं बी है, इस साइड की लेंथ मान लेते हैं सी है। ठीक है ना? यस सर। ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये हम मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं ये बीटा है। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं ये गामा है। जिसने ये बोला साइन एंड कोसाइन रूल, उसको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? यस हाँ, मैंने बोला Yes, मेरे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल गामा है, तीसरा एंगल बीटा है, बीटा के बराबर, और उसका एक साइड ए सेंटीमीटर है या ए मीटर है, उसकी लेंथ ए है, दूसरे की साइड की लेंथ सी है, तीसरे की साइड की लेंथ बी है। साइन रूल क्या बोलता है हमें? साइन रूल ये बोलता है हमें साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा ये डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जो इस अल्फा का अपोजिट साइड होगा। ये कौन सा साइड है? बी सी। इसकी लेंथ कितनी है? बी डिवाइड बाय बी। ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर साइन ऑफ बीटा बाय ए डिवाइड बाय कौन सा साइड है इसका? अपोजिट साइड कौन सा है इसका? ए डिवाइड बाय ए। ये होगा बराबर साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय सी। अब आया समझ? यस यस सर। इतना ही साइन रूल है। अब देखो कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल बोलता है इसी तरह अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, इसका ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, और ये रहा थीटा। ये बोल रहा है जो इसका अपोजिट साइड होगा, ठीक है, बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट सीधे। ओके सर। अब आया समझिए? ये क्या है? यस सर। यस सर। अरे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ये कोसाइन रूल है, कॉस रूल ना, कॉस रूल, कोसाइन रूल। ठीक है ना? सर चाहे हेलो? कोई से भी टाइप का ट्रायंगल हो? हाँ, किसी भी टाइप का ट्रायंगल। ठीक है सर। यस सर। अगर हमें ऐसे सी स्क्वायर निकालना हो? वो इसी फॉर्मूला, बी दिया होगा, ए दिया होगा, इसी को रीअरेंज करके सी निकाल दो। ओके सर। अब अगर सी निकालना हो, आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये फाई है, तो आप क्या करोगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस ऑफ फाई। ठीक है? यस सर। यस सर। अब आया है समझ? यस सर। यस सर। यस सर। कल आज का सारा टॉपिक आया समझ? यस सर। सर आ गया। यस सर। चलो ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? पहले जरा बताओ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उसके रूल्स, साइन और कोसाइन रूल। हाँ, साइन और कोसाइन रूल। और क्या पढ़ा हमने? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है?
यस सर। ये आपके पास ये होमवर्क है, ये कल करके होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है सर। इनको इंटीग्रेट करना है, ये बहुत इजी है। कैसे इंटीग्रेट करना है, आप जो मैंने फॉर्मूला दिखाई थी उनको देख लेना और ये इनके इस्तेमाल करके आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुश्ताक खान, हाँ बताओ बेटा, आपको कुछ बोलना है।